नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूँ आयुर्वेद अमृत की इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, काफ़ी सारे लोगों में आज के टाइम में दिखाई देती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये जो 50 से ऊपर या 45 से ऊपर जो चले जाते हैं उनमें ज़्यादा डिजीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में काफ़ी कम एज वाले जो लोग हैं उनमें भी ये डिजीज़ मिल रही है। नॉर्मली घुटने के दर्द को अगर हम मेडिकली लैंग्वेज में बात करें तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है और आयुर्वेद में इसको संधिवात बोला जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंस हमने आपको पहले भी एक बार अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली जो स्मॉल जॉइंट होते हैं या छोटे जॉइंट जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके बड़े जॉइंट ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो आपके घुटने में दिक्कत ज़्यादा मिलती है। इसमें आपके कंधे में, आपके एल्बो में, आपके हिप जॉइंट में, इन सब में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस हो सकता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसको प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कॉजेज के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा जो एक कारण निकल के आज के टाइम में आ रहा है वो है ओबेसिटी या वजन ज़्यादा होने की, मोटापे की वजह से आपके घुटने के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपके घुटने के बीच में जो कार्टिलेज होती है, दोनों घुटनों के बीच में वो जो कार्टिलेज होती है, दोनों जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है और अंदर का जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपके घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती है और आपको ये धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो संधिवात होता है इसमें ये डेवलप हो जाता है। फिर दूसरी, काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मदर फादर को ये दिक्कत मिलती है तो जेनेटिकली उनमें भी ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आए। एक कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये दिक्कत काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखी जाती है और जब हम उनको ये कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है तो वो उससे काफ़ी हद तक वो कवर भी हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बोन की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो घुटने की मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। वीकनेस की वजह से घुटने की जो स्ट्रक्चर होता है उस पर फर्क पड़ता है, वो ज़्यादा जो प्रेशर होता है घुटना आपका वो सहन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी आपको धीरे धीरे घुटने का दर्द रहना शुरू हो जाता है। एक्सरे करवाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा डिफॉर्मिटी निकल के नहीं आती है, तो उसको हम फिर नॉर्मली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स आते हैं जिनको ऊपर से अप्लाई करवा के आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद में इसको संधिवात बोला जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। और संधिवात में क्या क्या इसके रीज़न है, तो इसमें एक सिंगल रीज़न जो निकल के आता है वो आता है वात वृद्धि, मतलब आपकी बॉडी की वायु बढ़ जाती है। अब नॉर्मली अगर हम सोचें कि वायु बढ़ने से या वात बढ़ने से ये घुटने में दिक्कत क्यों होती है, तो इसका एक लॉजिकली एक बहुत अच्छा कारण है कि आपको जब वात वृद्धि होती है तो आपके पूरे शरीर में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वायु का या वात का ये सिम्टम होता है। तो जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो आपके जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है उसको भी सुखाना शुरू कर देती है। उसकी वजह से आपकी जो कार्टिलेज होती हैं, जो जॉइंट में अंदर दोनों तरह की जो आपकी हड्डियां होती है उसके ऊपर गद्दी का काम करती हैं, तो वो धीरे धीरे जब आपस में नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, नज़दीक आने की वजह से वो घिसना शुरू हो जाती है, फिर आपकी हड्डियाँ आपस में टच होना शुरू हो जाती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये डेवलप हो जाता है। तो ये एक आयुर्वेदिक वे से मैंने आपको कारण बताया कि क्या इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि भी संधिवात में वात वृद्धि से कैसे ये डेवलप हो जाता है। इसके अगर हम सिम्टम के बारे में बात करें तो आपके इसमें जो घुटने में दर्द प्लस इसके साथ स्वेलिंग, स्टिफनेस मिल सकती है। अगर यूरिक एसिड किसी पेशेंट में बढ़ा होता है तो इन सब सिम्टम्स के साथ साथ आपको बर्निंग भी हो सकती है, वहाँ पे जलन महसूस होती है। वो जॉइंट आपका जो होता है उसमें मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं बन पाता है उसमें, या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। फिर इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा गया कि हमने जो है स्टिफनेस और स्वेलिंग के साथ साथ आपको धीरे धीरे घुटने में आवाज़ भी आती है और उसमें क्रैकिंग साउंड होती है, लगता है कि जैसे हड्डियाँ कड़कड़ा रही है। किसी पेशेंट में ये इनिशियल स्टेज में भी होता है जब उसके घुटने में दर्द नहीं होता है, तो उसको धीरे धीरे ऐसी चीज़ें देनी चाहिए या ऐसे कुछ खाने में उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए ताकि उसके घुटने में लुब्रिकेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इसमें आपका ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में देखिए, इसमें जब ये हो जाता है तो इसमें होने के बाद में तो आपको अगर एक्सरे में ये शो हो रहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन एलोपैथ में अगर हम देखें तो उसमें कोई बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है। आजकल काफ़ी सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, और अगर उससे भी प्रॉपर तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता तो लास्ट में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है। और काफ़ी लोगों में वो सक्सेसफुल होता है, काफ़ी लोगों में वो सक्सेसफुल नहीं भी होता। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आप इस दिक्कत से कम बचे रहें, और वो आपको शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक तो काले जो तिल होते हैं, वो काले तिल को आप रोज आधा चम्मच आप उसको ले सकते हैं। वो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगा, और काले तिल का जो ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं आपके घुटने में लुब्रिकेशन भी करेगा। आप काले तिल का जो तेल होता है उसको घुटने के ऊपर मालिश भी कर सकते हैं, एक तो काले तिल का। दूसरा, हल्दी का आप दूध रेगुलर इसमें शुरू कर दें। हल्दी की दूध लेने से आपका जो हल्दी जो होती है वो इन्फ्लामेटरी भी है, स्वेलिंग भी उतारती है, प्लस दर्द में बहुत अच्छे से आराम करती है। तो एक तो आपको हल्दी का दूध आप साथ में ले सकते हैं। इसमें आप लहसुन का दूध आप यूज़ कर सकते हैं। लहसुन की 2-3 गिरी लेके आप उसको दूध में अच्छे से उबालिए, और दिन में 1 टाइम आप लहसुन का दूध लीजिए, पका के उसमें दूध में लहसुन को, तो वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छे से काम कर जाता है। मेथी का बहुत अच्छा रोल है इसमें। आप मेथी को रात को भिगो के ले सकते हैं, आप सुबह उसमें खाली पेट आप उसको मेथी के दाने ले सकते हैं। डायबिटीज़ वाले काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मस्कुलर वीकनेस आती है, तो जब उनमें मस्कुलर वीकनेस की वजह से घुटने में या शरीर में दर्द महसूस होता है तो मेथी दाना काफ़ी अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट देता है। तो मेथी दाने का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लैक्सीड बहुत अच्छे से यूज़ होता है। फ्लैक्सीड भी आपके घुटने का लुब्रिकेशन बना के रखेगा, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन बहुत अच्छे से फ्लो करवाता है। वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा तो आपके पर्टिकुलर जॉइंट में ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, और वहाँ की जो दिक्कतें होती हैं, कार्टिलेज घिसने का मतलब हो गया कि नॉर्मली ये माना जाता है कि हम उसको वापस से दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं है कि एक बार कार्टिलेज घिस गई और हम ये बोलें कि मेडिसिन आपको दे रहे हैं और उससे आपकी कार्टिलेज वापस से बननी शुरू हो जाएगी। ये हो सकता है कि आपकी अगर 90% तक कार्टिलेज घिस गई है तो हो सकता है उसमें 50% तक का इम्प्रूवमेंट आपको करके दे। और चीज़ों का आपको जो मैंने बातें बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक वैसे भी आपको इनिशियल स्टेज में इनसे इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम आ गए हैं और एक्सरे भी अच्छे से दिखा रहा है तो आपको प्रॉपर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं आप उनके ऊपर अपने जो भी आपकी दिक्कत है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।